अप्रैल 2023 और मई 2023 उत्तराखंड राज्य के प्रमुख करंट अफेयर को इस वीडियो में हम कवर करते हैं। प्रश्न देखिए, सबसे पहले वाइब्रेंट विलेज योजना से है कि वाइब्रेंट विलेज योजना के अंतर्गत निम्न में से किन गांवों को सम्मिलित किया गया, मतलब उत्तराखंड के किन गांवों को वाइब्रेंट विलेज योजना के अंतर्गत शामिल किया गया है। तो ये जो स्कीम है वाइब्रेंट विलेज योजना, ये योजना केंद्र सरकार के द्वारा हाल ही में इस योजना को लॉन्च किया गया है। 15 फरवरी 2023 ईस्वी को केंद्र सरकार की इस योजना को केंद्र से मंजूरी मिली। और इस योजना का उद्देश्य क्या है, मतलब ये जो वाइब्रेंट विलेज योजना चलाई जा रही है, इस योजना का जो टारगेट है वो स्पेशली भारत और तिब्बत की जो सीमावर्ती क्षेत्र है, इंडो तिब्बतन जो बॉर्डर एरिया है, उस भारत और तिब्बत एरिया के सीमावर्ती गांवों का विकास करना है। यानी भारत और तिब्बत की सीमा पर जितने भी गांव स्थित है, उन सभी गांव के निवासियों को उनका जो जीवन स्तर है उसे सुधारने के लिए इस योजना को लॉन्च किया गया है। योजना का नाम है वाइब्रेंट विलेज योजना। 15 फरवरी 2023 को इस योजना को मंजूरी मिली है। अब वाइब्रेंट विलेज योजना के अंतर्गत ऑब्वियस है, क्योंकि ये योजना जो है भारत और तिब्बत की सीमावर्ती गांवों के विकास के लिए चलाई जा रही है। तो किन राज्यों में योजना चलेगी? तो सबसे पहले हिमाचल प्रदेश और लद्दाख और उत्तराखंड और सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, यानी कि इंडिया के वो सारे राज्य जो तिब्बत या चाइना के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं, उन सभी राज्यों में इस योजना को लागू किया गया है। वाइब्रेंट विलेज योजना को भारत के कितने राज्यों में चलाया जा रहा है? तो 4 राज्य हैं और एक केंद्र शासित प्रदेश है लद्दाख। ठीक है, और 15 फरवरी 2023 को इस योजना को जो है मंजूरी मिली। भारत तिब्बत सीमा पर स्थित जो गांव हैं, उन गांवों के जो निवासी हैं या उन गांवों के लोगों के जीवन स्तर को सुधारने के लिए इस योजना को चलाया गया है। तो देखो, इन 5 जो हमारे पास ये 5 राज्य हैं, इन 5 राज्यों के 2963, यानी अगर भारत में प्रश्न आएगा कि इस योजना के अंतर्गत वाइब्रेंट विलेज योजना के अंतर्गत कुल कितने गांवों को शामिल किया गया? 2963। और अगर बात उत्तराखंड की करें तो उत्तराखंड में याद रखना आप कि वाइब्रेंट विलेज योजना के अंतर्गत 5 ब्लॉक चुने गए हैं। 5 ब्लॉक, कितने जिले? तो हमारे चाइना से कितने जिले हैं जो बॉर्डर शेयर करते हैं? 3 जिले। ठीक है, हाँ, उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़। तो उत्तराखंड में इन 3 जिलों को इस योजना के अंतर्गत शामिल किया गया, क्योंकि इंडो तिब्बतन बॉर्डर वाले डिस्ट्रिक्ट इसमें चुने जाएंगे। तो कितने जिले उत्तराखंड के चुने गए? 3। और ब्लॉक कितने चुने गए? 5। एक आपका मुनस्यारी है पिथौरागढ़ में, मुनस्यारी, और एक इसमें चुना गया है धारचूला, पिथौरागढ़ का धारचूला। एक इसमें चुना गया है कनाली छीना ब्लॉक को, और चमोली से चुना गया है जोशीमठ ब्लॉक, और उत्तरकाशी से भटवाड़ी। तो ये जो योजना 15 फरवरी 2023 ईस्वी को भारत तिब्बत सीमा पर स्थित गांवों के विकास के लिए केंद्र सरकार की चलाई जाने वाली वाइब्रेंट विलेज योजना में उत्तराखंड के 3 जिले चुने गए। कितने ब्लॉकों को चुना गया? 5 ब्लॉकों को। और इन 5 ब्लॉकों के टोटल 51 गांव जो है, 51 गांव को इस योजना में सम्मिलित किया गया है। अब ये प्रश्न में क्या पूछ रहा है कि इनमें से कौन से गाँव है जो इस योजना के अंतर्गत चुने गए? तो प्रथम चरण में, जो पहला चरण है, उन पहले चरण में माणा, नीति, गुंजी और मलारी, इन 4 गांवों को इसमें चुना गया है। तुम्हारा आंसर क्या होगा? वाइब्रेंट विलेज योजना के अंतर्गत निम्न में से किन गांवों को सम्मिलित किया गया है? तो ए और बी दोनों, यानी कि माणा गांव, गुंजी गांव, नीति गांव और मलारी गांव, इन 4 गांवों को इसमें सम्मिलित किया गया। टोटल कितने गांव इसमें सम्मिलित होंगे? तब आंसर होगा 51 गांव जो है इसमें सम्मिलित किए जाएंगे। चलो अगले प्रश्न पर चलते हैं। और क्वेश्चन दिया है हमारे को, राज्य में गंगा समग्र अविरल गंगा निर्मल गंगा कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई? देखो, कार्यक्रम का नाम क्या है? कार्यक्रम का नाम है गंगा समग्र कार्यक्रम, और इसकी जो थीम है वो है अविरल गंगा निर्मल गंगा। तो गंगा नदी में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है गंगा का प्रदूषण, तो गंगा की स्वच्छता और गंगा की जो अविरल जलधारा है उसको यथावत बनाए रखने के उद्देश्य से इस योजना को हमारे राज्य में शुरू किया गया। अब ये पूछा है कि इसकी शुरुआत कब हुई है? 21 अक्टूबर 2022, पहला ऑप्शन है। 21 अक्टूबर 2022 को इसकी शुरुआत हुई? बिल्कुल नहीं हुई, लेकिन 21 अक्टूबर 2022 एक इंपॉर्टेंट दिन है। क्यों? इसको याद रखना, 21 अक्टूबर 2022 उत्तराखंड में इसलिए इंपॉर्टेंट दिन है क्योंकि इस दिन
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने माणा को भारत का पहला गांव डिक्लेयर किया। आपको पता है ना, पहले माणा को भारत का अंतिम गांव कहा जाता था। और 21 अक्टूबर 2023 को, सॉरी ये 22 लिखा है, 21 अक्टूबर 2023 ईस्वी को जो है माणा को भारत का पहला गांव घोषित किया गया। नहीं 23 नहीं, 22 ही इसका आंसर होगा। 21 अक्टूबर 2022 इस दिन माणा जो है उसे भारत का पहला गांव घोषित किया गया। तो अब हमें तो इस प्रश्न में ये बताना है, राज्य में गंगा समग्र अविरल गंगा निर्मल गंगा कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई? तो 21 अक्टूबर को हुई नहीं, 2 अप्रैल को हुई नहीं है। और इस अभियान की शुरुआत जो है वो 16 अप्रैल 2023 को हुई है। उत्तराखंड में गंगा समग्र कार्यक्रम की शुरुआत मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने 16 अप्रैल 2023 ईस्वी को राज्य में गंगा समग्र अविरल गंगा निर्मल गंगा कार्यक्रम की शुरुआत करी। और ये जो मिशन है, ये जो कार्यक्रम है, ये शुरुआत इसकी हुई है ऋषिकेश से। ऋषिकेश से इस कार्यक्रम को गंगा की स्वच्छता के लिए और गंगा की जो अविरल जलधारा है उसको यथावत बनाए रखने के लिए ऋषिकेश से इस योजना को शुरू किया गया, परमार्थ निकेतन से। परमार्थ निकेतन आश्रम है ना ऋषिकेश के अंदर, जो परमार्थ निकेतन आश्रम है वहाँ से इस कार्यक्रम को शुरू किया गया। परमार्थ निकेतन बहुत चर्चाओं में रहता है। सुखदेवानंद भारती इसके संस्थापक थे, सुखदेवानंद भारती। और परमार्थ निकेतन जो है ये 1942 में स्थापित किया गया था। तो ऋषिकेश का परमार्थ निकेतन आश्रम इंपॉर्टेंट होता है। 1942 में सुखदेवानंद भारती के द्वारा परमार्थ निकेतन आश्रम की स्थापना करी गई थी। और अभी 2023 में 16 अप्रैल 2023 ईस्वी को मुख्यमंत्री पुष्कर धामी के द्वारा यहीं से गंगा समग्र कार्यक्रम जो है इसे स्टार्ट किया गया। चलो आगे बढ़ते हैं। और प्रश्न है हमारे पास, उत्तराखंड का पहला स्मार्ट स्पिरिचुअल हिल टाउन, राज्य का पहला स्मार्ट स्पिरिचुअल हिल टाउन। स्मार्ट स्पिरिचुअल हिल टाउन का मतलब है पहला आध्यात्मिक पर्वतीय नगर। उत्तराखंड का पहला आध्यात्मिक पर्वतीय नगर, राज्य का पहला आध्यात्मिक पर्वतीय नगर के रूप में किस स्थल को विकसित किए जाने की घोषणा अप्रैल 2023 के अंदर करी गई है? टोईवाला, बद्रीनाथ, केदारनाथ और जागेश्वर। तो इनमें से जिस धाम को या जिस स्थान को स्पिरिचुअल हिल टाउन के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया गया है वो कौन सा है? बद्रीनाथ। तो 2023 में बद्रीनाथ को उत्तराखंड का ये पहला स्मार्ट आध्यात्मिक पर्वतीय नगर होगा। 2023 में ये घोषणा करी गई। चलो फिर आपके पास प्रश्न है, उत्तराखंड साहित्य गौरव सम्मान 2023 किसे दिया गया? अब इस सम्मान को बहुत ध्यान से याद कर लो, क्योंकि 2023 ईस्वी के बाद ये जो सम्मान है उत्तराखंड साहित्य गौरव सम्मान, ये अब हमारे राज्य का साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार हो गया है। 2023 ईस्वी के बाद उत्तराखंड का साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार ये होगा। जैसे भारत का कौन सा पुरस्कार है जो साहित्य के क्षेत्र में सबसे बड़ा होगा? ज्ञानपीठ ना। तो जैसे ज्ञानपीठ भारत में साहित्य का सबसे बड़ा अवार्ड माना जाता है, वैसे ही जो उत्तराखंड साहित्य गौरव सम्मान है ये अब उत्तराखंड राज्य का साहित्य का सबसे बड़ा पुरस्कार होगा। और 2023 में पहली बार ये अवार्ड जो है वो आवंटित किए गए। हमारे को बताना है कि ये किसे दिया गया। दामोदर जोशी देवांशु जिनका उपनाम है, राजेंद्र बोरा, महावीर रमाल्टा या फिर संतोष तिवारी। तो 2023 का जो पहला उत्तराखंड साहित्य गौरव सम्मान दिया गया वो दामोदर जोशी देवांशु को दिया गया है। दामोदर जोशी देवांशु नैनीताल के हैं बेसिकली, और 2014 से उन्होंने एक पत्रिका रिलीज करी। अच्छा एक बात समझना कि ये उत्तराखंड साहित्य गौरव सम्मान जो है ये सम्मान किस क्षेत्र में या किस भाषा में दिया जाता है? तो लोक भाषा में साहित्य रचना करने वाले साहित्यकारों को यह अवार्ड दिया जाता है। और 2014 से दामोदर जोशी देवांशु जी जो है वो एक पत्रिका रिलीज करते, पत्रिका निकालते, कुमगढ़ है उस पत्रिका का नाम। पत्रिका का नाम क्या है? पत्रिका का नाम कुमगढ़। पत्रिका का नाम कुमगढ़ है। और ये जो कुमगढ़ पत्रिका है ये 2014 से उत्तराखंड के पूरे उत्तराखंड क्षेत्र में अलग अलग लोक भाषा के साहित्यकारों को एक मंच प्रदान कर रहा है। इसलिए 2014 से ये जो कुमगढ़ पत्रिका है ना, इसमें उत्तराखंड की अलग अलग लोक भाषा के साहित्यकारों के जो लेख होते हैं वो प्रकाशित किए जाते हैं। इसलिए और ये अवार्ड मिलता क्यों है? उत्तराखंड साहित्य गौरव सम्मान दिया क्यों जाता है? लोक भाषा के साहित्यकारों को साहित्य लेखन के लिए। और लोक भाषा के साहित्यकारों को एक मंच सबसे पहले इसी पत्रिका ने प्रदान किया, कुमगढ़ ने, 2014 से निकल रही है।
और इस पत्रिका के संपादक थे दामोदर जोशी देवांशु, इसलिए 2023 में इनको उत्तराखंड साहित्य गौरव सम्मान दिया गया। ठीक है, और ये जो उत्तराखंड साहित्य गौरव सम्मान है 2023, इसी के अंतर्गत राजेंद्र बोरा, महावीर रवाल्टा और जो संतोष तिवारी है, इनको भी इसी सम्मान के अंतर्गत कुछ और सम्मान दिए गए। जैसे आप देखो संतोष तिवारी जो है ना, संतोष तिवारी, इनको चंद्र कुंवर बर्तवाल सम्मान दिया गया 2023 में। चंद्र कुंवर बर्तवाल सम्मान 2023 में इनको ये सम्मान मिला। ठीक है, और महावीर रवाल्टा को गोविंद चातक सम्मान दिया गया 2023 में। जो गोविंद चातक सम्मान है 2023 का गोविंद चातक सम्मान किसे दिया गया? तो महावीर रवाल्टा को, संतोष तिवारी को चंद्र कुंवर बर्तवाल सम्मान दिया गया। लेकिन प्रश्न में तो उत्तराखंड साहित्य गौरव सम्मान पूछा, तो वो किसे दिया गया? एक बार फिर से देखो, दामोदर जोशी, जिनका उपनाम देवांशु है। ठीक है, चलो अगला आपके पास क्वेश्चन दिया है, राज्य में MSME लघु तथा सूक्ष्म उद्योगों का जो क्षेत्र है MSME क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए औद्योगिक विकास का रोड मैप किस कंपनी की सहायता से तैयार किया जा रहा है? अब ये बात आपको पता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सत्ता में आने के बाद भारतवर्ष के अंदर MSME क्षेत्र को अधिक से अधिक बढ़ावा दिया जा रहा है। तो MSME क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार पहले ही 2015 में MSME की पॉलिसी लॉन्च कर चुकी है। हमारे राज्य में MSME पॉलिसी को कब लॉन्च किया गया था? 2015 ईस्वी के अंदर लॉन्च किया गया था। और इस MSME पॉलिसी के अंतर्गत ऑलरेडी राज्य के अंदर औद्योगिक विकास का प्रयास राज्य सरकार कर रही है। लेकिन अब 2023 में औद्योगिक विकास को एक नई दिशा देने के लिए, MSME सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए और औद्योगिक विकास को नई दिशा देने के लिए नई तरीके से औद्योगिक विकास का रोड मैप राज्य सरकार ने तैयार किया है। तो किस कंपनी की सहायता से ये रोड मैप तैयार किया गया? देखो, ये तो कल भी ऑप्शन में डाले थे हमने, यूनिकॉर्न कोई कंपनी है नहीं। ऊटी माको आपको याद होगा, कल जब हम कह रहे थे आपदा के समय अलर्ट देने के लिए जो टेक्निक यूज की गई है, वहां ऊटी माको, ये कोई कंपनी है नहीं। पैच कोई कंपनी है नहीं, लेकिन पैच याद रखना, ये कंपनी तो नहीं है, लेकिन पैच जो है ना वो ऐप जरूर है। हाँ, पैच ऐप अभी अभी उत्तराखंड राज्य सरकार में पैच ऐप लॉन्च किया गया। इसमें राज्य सरकार ने ये प्लान बनाया कि जहां जहां पर भी सड़कों पर गड्ढे हो ना, तो गड्ढा युक्त सड़कों की फोटो जो है इस ऐप पर लॉन्च करी जाए और जल्दी से जल्दी राज्य सरकार उन सड़कों को गड्ढा मुक्त बनाने की कोशिश करेगी। तो ये तो ऐप का नाम है। तो बचा कौन सा हमारे पास? मैकेंजी ग्लोबल। तो किस कंपनी की सहायता से, कौन सी कंपनी है जिसकी सहायता से MSME सेक्टर के तहत औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने का रोड मैप तैयार किया गया? मैकेंजी ग्लोबल कंपनी की सहायता से। ठीक है, और वो हवा में उड़ते हैं, क्या बोलते हैं उनको? कैमरा, ड्रोन। मैकेंजी ग्लोबल इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि 2023 में राज्य सरकार ने एक और पॉलिसी लाई है, उसका नाम है ड्रोन यूजेज पॉलिसी। ठीक है, ड्रोन का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करने के लिए राज्य सरकार ये एक पॉलिसी भी लेकर के आई है, ड्रोन यूजेस पॉलिसी 2023। तो उत्तराखंड सरकार के द्वारा ये जो ड्रोन यूजेस पॉलिसी 2023 है, इस पॉलिसी में भी राज्य सरकार की मदद यही कंपनी कर रही है, मैकेंजी ग्लोबल कंपनी। ठीक है, इसमें भी मदद कर रही है। और उधम सिंह नगर में ना अमृतसर कलकत्ता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, ठीक है, उधम सिंह नगर के अंदर अमृतसर कलकत्ता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर ये तैयार किया जा रहा है MSME सेक्टर के अंदर। मतलब अमृतसर कलकत्ता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जो है ना, ये राज्य के अंदर छोटे, लघु और जो मध्यम हमारे उद्योग है, इन उद्योगों का विकास करने के लिए ये एक इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, एक औद्योगिक क्षेत्र जो है ये विकसित किया जा रहा है। और ये इंडस्ट्रियल कॉरिडोर भी किस कंपनी की सहायता से राज्य सरकार तैयार कर रही है? तो फिर आंसर क्या होगा? मैकेंजी ग्लोबल कंपनी की सहायता से। MSME पॉलिसी हम पहले ही कर चुके। MSME पॉलिसी को कब लॉन्च किया गया था? 2015 ईस्वी में लॉन्च किया गया था। फिर राज्य खाद्य एवं औषधि विश्लेषणशाला कहां स्थित है? तो आपको नाम से ही क्लियर हो रहा होगा, हमारे राज्य के अंदर जो खाद्य और औषधि के ऊपर विश्लेषण करने वाली जो लैब है, ठीक है, इसको शॉर्ट में जो है उत्तराखंड फूड लैब भी कह देते हैं, उत्तराखंड फूड लैब। तो जो औषधि है और खाद्य सामग्री है, इनके जो मानक, जिन मानकों के तहत खाद्य सामग्री और औषधियों को तैयार किया जाना है,
उनको चेक करने के लिए फूड लैब है हमारे राज्य में। अब बताओ कहाँ है फूड लैब, इनमें से कौन सी जगह पर है? देहरादून नहीं, 2010 ईस्वी के अंदर हमारे राज्य में राज्य खाद्य एवं औषधि विश्लेषणशाला जो है वो कहां पर बनाई गई? वो रुद्रपुर में बनाई गई। रुद्रपुर 2010 ईस्वी के अंदर फूड लैब, मतलब सरल अगर आपको इतना लंबा याद नहीं रहेगा ना तो ये याद रखना कि फूड लैब जो है उत्तराखंड की फूड लैब वो 2010 में बनी थी रुद्रपुर में। और अभी चर्चाओं में क्यों है, 2023 में चर्चाओं में क्यों है? क्योंकि उत्तराखंड की जो फूड लैब थी ना, पहले इनके पास सिर्फ दूध का हॉलमार्क हुआ करता था, एक ही हॉलमार्क था, दूध का हॉलमार्क। अब हॉलमार्क तो समझ जाओगे ना, हॉलमार्क क्या है कि भाई जो दूध है, जिन मानकों के तहत दूध की पैकेजिंग की जानी है उसका प्रमाणीकरण कैसे होता है। जैसे आप किसी सामान पर ISI का हॉलमार्क लगा देते हैं तो इसका मतलब ये है कि इसने भाई सारे स्टैंडर्ड्स फॉलो किए हैं। तो जो हमारे राज्य की फूड लैब है ना, 2023 से पहले इसके पास सिर्फ और सिर्फ किसका हॉलमार्क था? दूध का हॉलमार्क। अब इसको 2023 में मई और जून 2023 के आसपास इसको जो है वसा से संबंधित जो चीजें हैं, तेल हो गया और इसके अलावा जो दाल हो गया, अब ये इनके भी हॉलमार्क जो है वो जारी कर सकती है। तो उत्तराखंड राज्य की जो राज्य खाद्य एवं औषधि विश्लेषणशाला, जिसको फूड पार्क कहते हैं, जो रुद्रपुर में है, उसे अब इन क्षेत्रों में भी हॉलमार्क जो है वो प्रदान किए गए। तो कहां पर है फूड लैब हमारी? रुद्रपुर के अंदर है। ठीक है, हल्द्वानी में है नहीं। अच्छा, हल्द्वानी में क्या है? हल्द्वानी में फूड लैब तो रुद्रपुर में है, हल्द्वानी में कोई ऐसा संस्थान जो कृषि, बागवानी, पशुपालन इनसे संबंधित हो? हल्द्वानी में कोई ऐसी चीज पता है तुम्हें? हल्द्वानी के अंदर क्या ऐसी चीज है? हमारे राज्य का पहला डेयरी संघ कहाँ बना था? पहला डेयरी संघ, हाँ, ये हल्द्वानी में बना था। उत्तराखंड का पहला डेयरी संघ जो है वो 1949 में हल्द्वानी में बनाया गया था। और देहरादून तो मत ही करो, इसमें तो इतने सारे इंस्टीट्यूशन है, खूब सारे। पशुलोक भी चर्चाओं में है। पशुलोक हमारे राज्य में क्या है? यहाँ पर पशुलोक गौ संरक्षण केंद्र है, गौ सेवा संरक्षण केंद्र। गौ सेवा संरक्षण केंद्र आपको पता होगा ना, अपने नाम सुना होगा, गौ सेवा संरक्षण केंद्र। एक राधा बहन थी ना, समाज सेवी राधा बहन, उन्होंने पशुलोक की जब स्थापना करी तो पशुलोक इसको इसीलिए कहते हैं, बेसिकली ये जो पूरा का पूरा एरिया है ना, ये पशुओं की सेवा करने के लिए बनाया गया था, इसलिए पशुलोक। इसलिए कहाँ पर है पशुलोक? ऋषिकेश में। ठीक है, ऋषिकेश में है पशुलोक और यहाँ पर गौ सेवा संरक्षण केंद्र है। तो फिलहाल राज्य खाद्य एवं औषधि विश्लेषणशाला फूड लैब जो है 2010 में वो रुद्रपुर में है और अभी अभी 2023 में जो है इसे नया हॉलमार्क जो है वो प्रदान किया गया। अब हाँ, बहुत अच्छा है क्वेश्चन, ध्यान से इसको करना। राज्य सरकार के द्वारा 2023 में राज्य सरकार के द्वारा सेतु के गठन को मंजूरी दी गई है। अब इसको तो समझना पड़ेगा, ये अच्छा क्वेश्चन है, सेतु। ठीक है, देखो जैसे भारतवर्ष के अंदर जब भारत स्वतंत्र हुआ तो स्वतंत्रता के बाद प्लानिंग बनाने के लिए भारत में योजना आयोग का गठन किया गया था ना, तो वैसे ही जब हमारा उत्तराखंड राज्य बना तो राज्य बनने के बाद, उत्तराखंड राज्य गठन के बाद सबसे पहले उत्तराखंड राज्य में प्लानिंग बनाने के लिए राज्य योजना आयोग का गठन किया गया था। अब ये बताओ, ये पता है तुम्हें? ये तो स्टैटिकल है जी के, कि उत्तराखंड में राज्य योजना आयोग का गठन कब हुआ था? 2003 ना, 2001 में। हाँ, बहुत बढ़िया। राज्य योजना आयोग जो है ना हमारे राज्य में 21 मार्च 2001 ईस्वी को, 21 मार्च 2001 ईस्वी को स्टेट प्लानिंग कमीशन बना था, जैसे भारत में बना था योजना आयोग। अब देखो जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने तो उन्होंने क्या किया? योजना आयोग को समाप्त किया और उसकी जगह पर एक नया आयोग लेकर के आए, नीति आयोग। तो नीति आयोग की तर्ज पर, जरा मेरी बात को सुनना, नीति आयोग की तर्ज पर अब उत्तराखंड राज्य में भी राज्य योजना आयोग को कर दिया गया है समाप्त। और जैसे योजना आयोग की जगह नीति आयोग बना था, वैसे ही उत्तराखंड में राज्य योजना आयोग को समाप्त करके उसके स्थान पर कौन सी संस्था बना दी गई है? सेतु, उसका नाम है सेतु। सेतु नाम की संस्था। सेतु का पूरा नाम क्या होता है? तो सेतु को कहते हैं स्टेट इंस्टीट्यूट, मतलब उत्तराखंड के लिए बन रहा है ना, स्टेट इंस्टीट्यूट फॉर एम्पावरिंग, स्टेट इंस्टीट्यूट फॉर एम्पावरिंग एंड ट्रांसफॉर्मिंग उत्तराखंड, ये इसका नाम है। जैसे नीति आयोग है ना, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नीति आयोग, अब वो योजना आयोग की जगह बना।
तो वैसे ही उत्तराखंड का जो राज्य योजना आयोग था अब इसको भंग कर दिया गया है और राज्य योजना आयोग की जगह पर अब उत्तराखंड राज्य के लिए योजनाएं कौन तैयार करेगा? सेतु तैयार करेगा। सेतु, स्टेट इंस्टीट्यूट फॉर एम्पावरिंग ट्रांसफॉर्मिंग इन उत्तराखंड, ये इसका पूरा का पूरा नाम हो गया। ठीक है, 24 जुलाई 2023 को ये अस्तित्व में भी आ गया है, यानी 24 जुलाई 2023 को अब राज्य योजना आयोग को भंग कर दिया गया और उसके स्थान पर राज्य की जो योजनाएं हैं वो कौन तैयार करेगा? सेतु। अब इस प्रश्न में ये पूछा है कि सेतु के गठन को मंजूरी दे दी, क्योंकि ये सेतु के गठन को मंजूरी मई में मिल गई थी, 3 मई 2023 को सेतु के गठन को मंजूरी मिल गई थी। अब ये पूछा है कि इसके अध्यक्ष कौन होंगे, तो बहुत सिंपल बात है कि राज्य, देखो योजना आयोग जो भारत का था, केंद्रीय योजना आयोग, उसके अध्यक्ष कौन होते थे? प्रधानमंत्री। तो नीति आयोग के भी अध्यक्ष कौन हुए? प्रधानमंत्री। ऐसे ही देखो राज्य योजना आयोग के अध्यक्ष होते थे मुख्यमंत्री, तो भैया सेतु के भी अध्यक्ष कौन होंगे? मुख्यमंत्री ही इसके अध्यक्ष होंगे। तो प्रधानमंत्री तो होगा नहीं क्योंकि राज्य स्तर का एक संगठन है। नियोजन मंत्री जो है ना वो इस संस्था के उपाध्यक्ष होंगे। ठीक है, जो सेतु है, सेतु के अध्यक्ष मुख्यमंत्री ही होंगे, उपाध्यक्ष उसके जो है वो नियोजन मंत्री होंगे। तो ये अच्छा है क्वेश्चन, अब याद रखना, क्योंकि राज्य योजना आयोग जो है वो अस्तित्व में नहीं है, उसकी जगह पर सेतु ये आ गया है। राष्ट्रीय होम्योपैथिक सम्मेलन 2023 किस स्थान पर आयोजित किया गया? होम्योपैथी को बढ़ावा देने के लिए, और क्योंकि ये राष्ट्रीय सम्मेलन है इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। राष्ट्रीय होम्योपैथिक सम्मेलन, ध्यान रखना 2023 का जो राष्ट्रीय होम्योपैथिक सम्मेलन हुआ था उसको नाम दिया गया था होम्योकॉन। इसको नाम क्या दिया? इसको बोला गया था होम्योकॉन। तो कभी कभी शॉर्ट में भी क्वेश्चन डाल देता है, जैसे होम्योकॉन 2023 किस स्थान पर आयोजित किया गया। तो इस बार जो राष्ट्रीय होम्योपैथिक सम्मेलन है वो उत्तराखंड में आयोजित किया गया, देहरादून में। उत्तराखंड में होम्योपैथिक सम्मेलन 2023 का आयोजन किस स्थान पर हुआ? देहरादून। और भवाली भी बहुत चर्चाओं में है, क्योंकि भवाली जो है वो हमारे राज्य का पहला आयुष ग्राम था, है ना? आयुष ग्राम, पहला आयुष ग्राम कौन सा था? भवाली। ठीक है, और वैसे भी उत्तराखंड होम्योपैथी के मामले में या आयुष विभाग के मामले में अन्य राज्यों की तुलना में बहुत बेहतरीन कार्य कर रहा है। और हमारे राज्य में आपको अगर पता होगा तो एक विभाग है जिसको बोलते हैं औषधि पादप विभाग, है ना, या औषधि पादप संस्थान, ऐसा कुछ नाम होगा, 2001 का है ये संस्थान, ये भी देहरादून में है। ठीक है, तो ये भी होम्योपैथी को बढ़ावा देने में इस संस्थान का भी महत्वपूर्ण योगदान है। पर फिलहाल राष्ट्रीय होम्योपैथिक सम्मेलन 2023 उत्तराखंड के किस स्थान पर आयोजित किया गया? तो आंसर क्या हो जाएगा? देहरादून। देहरादून में इसको आयोजित किया गया। चलो अब 2023 में राज्य के किस मंदिर को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया? आपने पुराने पेपरों में देखा है राष्ट्रीय स्मारक के प्रश्न पूछते रहता है। हाँ बताओ। हाँ, तुंगनाथ, बहुत बढ़िया। कौन सा मंदिर है जिसे 2023 में राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया? तुंगनाथ मंदिर। और पिछले साल 2022 में उत्तराखंड के कौन से स्थान को आपने राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया था? नौला था, एक नौला। कहाँ का नौला? नाम क्या था उसका? स्यूनराकोट। हाँ, 2022 में स्यूनराकोट का जो नौला है, स्यूनराकोट का नौला जो है अल्मोड़ा में, इसे 2022 में राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया था। और अब 2023 में राष्ट्रीय स्मारक किसे घोषित किया गया? तो तुंगनाथ मंदिर को। कौन से जिले में है तुंगनाथ मंदिर? हाँ, रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग के तुंगनाथ मंदिर में भगवान शिव के किस भाग की पूजा होती है? तुंगनाथ में भुजाओं की पूजा। सबसे ज्यादा ऊंचाई पर स्थित शिव जी का मंदिर है। हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य के किस बांध को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, इस योजना में क्या पूछा है क्वेश्चन में? हाल ही में निम्न में से राज्य के किस बांध को, अच्छा हमारे राज्य के उत्तराखंड के किस बांध को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में शामिल किया गया है? अब प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है 2015 से चल रही है देश भर में। हर घर को हर खेत को पानी मिले, इस थीम पर आयोजित है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। और इस योजना के तहत बेसिकली नाम से ही पता चल रहा है कि ये योजना जो है सिंचाई की एक योजना है। अब आपको प्रश्न में पूछा है कि इस योजना में उत्तराखंड का कौन सा बांध शामिल हुआ है? टिहरी बांध। गलत, फिर मारो तुक्का। टिहरी बांध तो नहीं है। टिहरी बांध को, हाँ बहुत बढ़िया, आज सही लगा तेरा तुक्का। जमरानी बांध।
जमरानी बांध जो है ना, जमरानी बांध, इसे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में 2023 में जमरानी बांध को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में शामिल किया गया है। और जमरानी बांध बहुत चर्चाओं में है। जमरानी बांध, ये बांध किस नदी पर बनाया जा रहा है? गौला नदी पर। गौला किसकी सहायक नदी होती है? पश्चिमी रामगंगा की। और पश्चिमी रामगंगा किसकी सहायक नदी है? गंगा की। तो कहीं ना कहीं गंगा की अपवाह प्रणाली में ही गोला भी आ गई। गौला नदी पर यह बांध बनाया जा रहा है। किस जिले में बन रहा है बांध? नैनीताल जिले में। ठीक है, तो बहुत चर्चाओं में, और आयोग वाले खूब जमरानी डैम से प्रश्न पूछते हैं। जमरानी बांध गौला नदी पर, पश्चिमी रामगंगा की सहायक है गौला नदी, नैनीताल में बनाया जा रहा है। और जब ये बांध बन जाएगा तो इस बांध के बनने के बाद, शायद एक बार मुझे हल्का फुल्का ध्यान भी है, परीक्षा में आयोग वालों ने शायद प्रश्न पूछा भी कि जब जमरानी बांध बन जाएगा ना, तो इस बांध के बन जाने से कौन कौन से हमारे जिले हैं जो लाभान्वित होंगे। मतलब जमरानी बांध में लगभग 14 मेगावाट तो बिजली का उत्पादन होगा, पर उसके अलावा ये सिंचाई की भी एक परियोजना है। आपको प्रश्न में ही दिख रहा है, अब प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में भी शामिल हो गई। तो सिर्फ डैम बनाना उद्देश्य नहीं है जमरानी बांध का, इस बांध को सिंचाई सुविधाओं के लिए भी बनाया जा रहा है। तो देखो, हमारे राज्य में एक जिला है नैनीताल और एक जिला है उधम सिंह नगर। तो उत्तराखंड में नैनीताल और उधम सिंह नगर, ये है इसके दो लाभान्वित जिले। ठीक है, और रामपुर जिला है, बिल्कुल बॉर्डर बनाता है उधम सिंह नगर से रामपुर, और रामपुर के ठीक पड़ोस में उत्तर प्रदेश का जिला है बरेली। ये दोनों देखो उधम सिंह नगर से बॉर्डर बनाते हैं। तो इस सिंचाई परियोजना या इस बांध के बन जाने के बाद इस बांध से सिंचाई के तौर पर जो जिले लाभान्वित होंगे उसमें 2 उत्तराखंड के हैं और 2 उत्तर प्रदेश के, रामपुर जिला और कौन सा? बरेली। तो अभी प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में उत्तराखंड के जिस बांध को ऐड किया गया है वो जमरानी बांध है। और ये बांध भी बाकी वाले खूब चर्चाओं में रहते हैं। ये देखो टेहरी बांध, चलो इसके बारे में तो क्या कहना है। टेहरी बांध भारत का सबसे ज्यादा हाइट वाला बांध, 260.5 मीटर की ऊंचाई के साथ सबसे बड़ा बांध है। हरिपुरा डैम पता है कहां पर है? हरिपुरा बांध ये उधम सिंह नगर में है, हरिपुरा बांध। ठीक है, बाकरा रिवर पर बना गया। और तिमुड़िया डैम जो है ना, ये भी फीका नदी पर है, ये भी उधम सिंह नगर में। ठीक है, तिमुड़िया बांध ये भी उधम सिंह नगर में, हरिपुरा डैम ये भी उधम सिंह नगर में, और जमरानी कहां पर है? ये नैनीताल में है। कौन सी नदी पर बनाया जा रहा है? तो गौला नदी पर इस बांध का निर्माण किया जा रहा है। गलत कथन का चयन कीजिए, इसमें से गलत छांटना आपको। इंडस्ट्रियल सिटी है क्या पहले? तो ये स्लाइड मैंने इसलिए आपको सामने रखी है कि उत्तराखंड सरकार ने 2023 में कुछ नए शहर बनाने की घोषणा करी है। तो उत्तराखंड में जो नए शहर बन रहे हैं ना, नए शहर जो बनाए जा रहे हैं वो ये नए शहरों के नाम है। देखो, पहला नया शहर उत्तराखंड में जो बनाया जा रहा है उसका नाम होगा इंडस्ट्रियल सिटी। अब ये दूसरे तरीके से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपके पास कि 2023 में राज्य सरकार की घोषणा के अनुसार उत्तराखंड राज्य में किस स्थान पर इंडस्ट्रियल सिटी का विकास किया जा रहा है। तो जो एक नया शहर बनेगा वो काशीपुर में बनेगा और उसका नाम क्या होगा? इंडस्ट्रियल सिटी। दूसरा शहर जो बनाया जाएगा उसका नाम होगा एरो सिटी, और ये कहां बनेगा? डोईवाला, देहरादून। तो ये तो बहुत कॉमन है ना, आप देहरादून में रहते हैं तो खूब खबरों में आपने सुना होगा कि देहरादून में अब डोईवाला में हवाई पट्टी बन रही है। तो वो जो हवाई पट्टी है ना, उसी को एरो सिटी कहा जाएगा। बड़ा एयरपोर्ट के लिए एक बड़ा सा सिटी बनेगा। तो एरो सिटी डोईवाला में बन रहा है देहरादून में। और इंडस्ट्रियल सिटी कहां पर? न्यू टाउनशिप, ये बहुत चर्चाओं में रहेगा। न्यू टाउनशिप हमारे राज्य के किस स्थान पर? 2021 में हाँ मुख्यमंत्री ने घोषणा करी थी कि चक्राता को न्यू टाउनशिप अब बनाया जाएगा। तो ये भी बिल्कुल सही है कि न्यू टाउनशिप जो है वो चक्राता में बनी। और अभी बताओ, थोड़ा देर पहले अभी हमने मैकेंजी ग्लोबल की जब बात करी थी तो वहां पर ये बात करी थी ना, अमृतसर कलकत्ता औद्योगिक कॉरिडोर जो है वो हल्द्वानी में नहीं बन रहा है। कहां पर बन रहा है? उधम सिंह नगर में। तो ये वाला आपका आंसर हो गया। ये लास्ट वाला जो है ना ये गलत है, ये हल्द्वानी में नहीं बन रहा है। मतलब आंसर आपका यही है कि गलत छांटना था ना, तो गलत कौन सा हो गया? डी इसका गलत हो गया। चलो नेक्स्ट देखो, तो आगे क्या पूछा है? आपदा प्रबंधन पर डिजास्टर मैनेजमेंट। मैंने कल के लेक्चर में भी कहा डिजास्टर मैनेजमेंट खूब पढ़ के जाना। आपदा प्रबंधन पर 6वीं विश्व कांग्रेस, ये जो विश्व कांग्रेस हो रही है, सब्जेक्ट क्या है? आपदा प्रबंधन पर का आयोजन राज्य के किस स्थान पर प्रस्तावित है? काशीपुर, देहरादून, देवप्रयाग, रानीखेत। क्या आंसर होगा? देहरादून। ठीक है, ये लास्ट ईयर 2023 है, नवंबर दिसंबर में ही प्रस्तावित थी। तो मुझे नहीं पता कि हुई है या नहीं हुई है, पर प्रस्तावित कहां पर थी? देहरादून के अंदर आपदा प्रबंधन पर। आपदा प्रबंधन को बहुत बढ़िया से कवर करके चलना। उत्तराखंड वैसे भी आपदा प्रबंधन के मामले में अच्छे प्रश्न देता है, क्योंकि हम भारत के पहले राज्य हैं जिन्होंने आपदा प्रबंधन के लिए, डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए कानून बनाया था।
आपदा प्रबंधन एक्ट उत्तराखंड में कब बना था? और कल मैंने आपको बताया, बताओ इसका आंसर। USDMA, जब कल कह रहे थे कि आपदा की, हाँ USD में, बहुत बढ़िया। उत्तराखंड स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, उत्तराखंड आपदा प्रबंधन प्राधिकरण 2007 में बनाया गया। कहाँ पर है ये? हाँ देहरादून में, बहुत बढ़िया। चलो आपदा प्रबंधन और कुछ प्रमुख आपदाएं भी पढ़ के जाना, ठीक है, आपदाओं से रिलेटेड क्वेश्चन भी आ जाते हैं। अच्छा ये बताओ उत्तराखंड का सबसे ज्यादा भूस्खलन घनत्व वाला जिला भारत का? रुद्रप्रयाग था, ठीक है। और सबसे ज्यादा लैंडस्लाइडिंग एरिया किस जिले में है? रुद्रप्रयाग में, ठीक है। और उत्तराखंड का आपदा जोखिम सूचकांक में कौन सा स्थान था? 19वां, बहुत बढ़िया भाई, बहुत सुंदर। चलो 2023 फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड, अब ये अवार्ड है जो नर्सिंग के क्षेत्र में दिया जाता है। 2023 का फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड हमसे पूछा है। सबसे पहले देहरादून की नर्स कमला थापा को ये अवार्ड मिला था। तो देखो ये मैंने लिस्ट बना दी है, सीधा सीधा इसको याद रखना। 2023 का फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड मिला है अमिता देवरानी को, मतलब इन दोनों को 2023 में मिला है, स्मिता देवरानी को भी और अमिता देवरानी को भी, लेकिन इनको मिला है 2023 के लिए। इनको 23 में मिला, स्मिता देवरानी को 2023 में मिला है, लेकिन मिला कौन से साल के लिए? तो फिर आंसर होगा 2022 के लिए। इनको 23 में मिला है और कौन से साल के लिए? 2022 के लिए। मंजू कैरा को 2022 के लिए 2022 में ही ये अवार्ड दे दिया गया था, ठीक है, हमारे राज्य के हैं सब। और शशिकला पांडे और गंगा जोशी को 2021 के लिए अवार्ड दिया गया। कमला थापा को 2020 के लिए मिला था, पर कौन से साल में मिला? 21 में मिला, इसलिए इसमें थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। कमला थापा को 2020 के लिए फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड मिला था, लेकिन मिला कब? 21 में। और शशिकला पांडे और गंगा जोशी को 21 के लिए मिला, लेकिन मिला कब? 22 में। और मंजू कैरा को 22 का मिला, 22 में ही मिल गया। और स्मिता देवरानी और अमिता देवरानी दोनों को एक साथ मिला है 2023 के, लेकिन 23 का अवार्ड अमिता देवरानी को मिला और 22 का किसको? स्मिता देवरानी। और ये आपको पता होगा फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड जो है वो नर्सिंग के क्षेत्र में दिया जाने वाला भारत के सबसे प्रमुख अवार्ड्स में से एक है। नए संसद भवन में निम्न में से किसकी एप्पण कला को, एप्पण होता है हमारे राज्य में जो भूचित्रण होते हैं, रंगोली, किसकी एप्पण कला चित्र को अपनाया गया है? यहां पर क्या प्रश्न पूछ रहा है? जो भारत का नया संसद भवन बना है ना, उस नए संसद भवन में जो एप्पण बनाया हुआ है वो एप्पण बेसिकली किसका चित्र था, किसने बनाया था इनमें से वो डिजाइन, ये आपको बताना है। भारत का जो नया संसद भवन बना है, ठीक है, तो भैया भारत के नए संसद भवन में जो एप्पण लगाया गया है संसद भवन में, जिस कला को अपनाया वो इनमें से किसने बनाया? अभी चलो एक करके बताओ। दिव्या नेगी हो सकता है? नहीं, दिव्या नेगी तो पता है कौन है, G20 समिट में भाषण देने वाली हमारी राज्य की लड़की है दिव्या नेगी, तो दिव्या नेगी तो आंसर है नहीं। मीनाक्षी खाती हो सकता है क्या? मीनाक्षी खाती एप्पण गर्ल ऑफ कुमाऊं है, तो क्या मीनाक्षी खाती के द्वारा ये एप्पण गर्ल ऑफ कुमाऊं के नाम से फेमस है? तो क्या मीनाक्षी खाती के द्वारा बनाए गए एप्पण को नए संसद भवन में स्थान मिला है? तो आंसर है बिल्कुल नहीं, इनके भी नहीं मिला। प्रभा देवी सेमवाल रुद्रप्रयाग की है और पर्यावरण के लिए रक्षा मंत्री ने अभी अभी इनको अवार्ड दिया, लेकिन इनका भी एप्पण कला चित्र यहां शामिल नहीं हुआ है। तो जिनका एप्पण कला का डिजाइन नए संसद भवन में अपनाया गया है उनका नाम है हेमलता कबडवाल, हेमलता कबडवाल, ठीक है। एक बार फिर से समझना, जो हमारा नया संसद भवन बना है उसमें जो एप्पण का डिजाइन लगाया गया है नए संसद भवन में, वो डिजाइन जो है वो बेसिकली किसने बनाया था, किसका एप्पण का डिजाइन था वो? तो आंसर होगा हेमलता कबडवाल, ठीक है। चलो फिर देखो राज्य के किस स्थान पर, अच्छा ये भी अच्छा क्वेश्चन है, राज्य के किस स्थान पर वेद शास्त्र अनुसंधान केंद्र की स्थापना करी गई है? 2023 में उत्तराखंड के किस स्थान पर वेद शास्त्र अनुसंधान केंद्र स्थापित किया गया है? तो आपको पता होगा कि हमारे राज्य के अंदर 2016 में जो है ना केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय स्थापित किया गया था। अब केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय तो भारत में बहुत सारे स्थानों पर है, तो उत्तराखंड में जो केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय स्थापित हुआ वो कहां पर हुआ था? कहां पर? देवप्रयाग में। और केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय का जो कैंपस देवप्रयाग में है उसको बोलते हैं रघुनाथ कीर्ति कैंपस, रघुनाथ कीर्ति परिसर। इसमें कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा है ना? एक बार फिर से समझना, जो केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय है, केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय ये उत्तराखंड में था, है मतलब उत्तराखंड में। कहां पर है ये? देवप्रयाग में। और केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय तो भारत में बहुत सारे स्थानों पर है, तो उसका जो कैंपस उत्तराखंड में ना उसका नाम है रघुनाथ कीर्ति परिसर। रघुनाथ घाट का मंदिर कहां है? देवप्रयाग में, इसलिए रघुनाथ कीर्ति परिसर उसको कहते हैं। तो ये जो, और ये कब बना था? देवप्रयाग में 2016 में बना था,
2016 में देवप्रयाग के अंदर इसे बनाया गया था केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय। अब पूछ रहा है कि राज्य के किस स्थान पर वेद शास्त्र अनुसंधान केंद्र, तो यही जो केंद्रीय विश्वविद्यालय का रघुनाथ कीर्ति परिसर है देवप्रयाग में, इसी में 2023 में वेद शास्त्र अनुसंधान केंद्र की स्थापना करी गई है। तो हमारा आंसर देखो आपको पहले में ही दिख जाएगा देवप्रयाग। और कंफ्यूज मत होना, क्योंकि हमारे राज्य का जो संस्कृत विश्वविद्यालय है, राज्य संस्कृत विश्वविद्यालय, राज्य संस्कृत विश्वविद्यालय ये यहां है, यहां कहां, हरिद्वार। ये 2005 में बना था। और ये कौन सा विश्वविद्यालय है संस्कृत का, केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय देवप्रयाग। और राज्य की जो संस्कृत विश्वविद्यालय है हमारा, वो कहां पर है, वो हरिद्वार। तो कंफ्यूजन नहीं करना, ये 2005 में बहुत पुराना है, ये तो अभी बना था 2016 ईस्वी के अंदर। चलो भैया अगले पे चलो। अगला क्वेश्चन दिया है, किस देश की सहायता से उत्तराखंड में ड्राई लैंड फार्मिंग तकनीक का जो है वो प्रयोग में लाई जाएगी। तो लैंड फार्मिंग टेक्निक है सिंचाई की एक नई टेक्निक। जैसे इससे पहले उत्तराखंड में जो है ड्रिप इरिगेशन के ऊपर बहुत चर्चा चलती थी ना, ड्रिप इरिगेशन के ऊपर। तो ड्रिप इरिगेशन के बाद राज्य स्तर पर ड्राई लैंड फार्मिंग टेक्निक प्रयोग में लाई जाएगी। और इसके लिए कौन देश हमको सहायता कर रहा है, अमेरिका, इजराइल, जापान, स्पेन। तो जो देश हमको हेल्प कर रहा है उसका नाम है इजराइल। और इजराइल और भारत का संयुक्त एक बैठक जो है वो देहरादून में आयोजित करी गई थी, जहां पर ये डिसीजन लिया गया 2023 ईस्वी के अंदर। ठीक है, हाल ही में यानी 2023 में मई के पास मुख्यमंत्री जून में मुख्यमंत्री के द्वारा साइबर एनकाउंटर नामक बुक का नाम है साइबर एनकाउंटर नामक पुस्तक का विमोचन किया गया। इस पुस्तक के लेखक कौन है, साइबर एनकाउंटर, ये एक नई बुक आई है। और इसके लेखक कौन है, तो इसके लेखक है अशोक कुमार और प्लस ये भी है साथ में ओपी मिनोचा, दोनों। हाँ, अशोक कुमार और ओपी मिनोचा। ठीक है, हाँ, अशोक कुमार, ओपी मिनोचा। अशोक कुमार जी की एक बुक और भी बड़ी फेमस हुई है लास्ट ईयर, खाकी में इंसान। ठीक है, तो ये भी इन्हीं की पुस्तक थी, खाकी में इंसान। और एक पुस्तक ये है साइबर एनकाउंटर। ठीक है, तो इसको भी आप ध्यान रखो। चलो, तो अप्रैल और मई और जून के आसपास की जो प्रमुख घटनाएं वो इस लेक्चर में करी। फिर कल जो है वो जून के बाद की जो घटनाएं होंगी, जुलाई, अगस्त, सितंबर की, कल के लेक्चर में उसको करते हैं। बस आज इतना कर लो।